ओके सो आज हम ऑडिट ऑफ बैंक्स को दोबारा करने जा रहे हैं। हम लोग इसके 7 क्वेश्चन मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ कि ये करीब करीब ऑडिट ऑफ बैंक्स हैं जिसके हम 7 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं आउट ऑफ 24। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा सिस्टम मैंने चेंज किया है, पहले मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग करता था, अब मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ। तो अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम अगर आए तो प्लीज़ मुझे बताना यार, सो दैट मैं दोबारा से फ़ोन पे जा सकूँ या इसमें जो भी रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट है मैं वो कर सकूँ। अगर आपको ऊपर कुछ टैब्स दिख रहे हैं वो आपके काम के नहीं हैं, जो आपके काम का है वो यहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑडिट ऑफ बैंक्स CA फाइनल ओल्ड एंड न्यू कोर्स। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिंसिपल इनैक्टमेंट गवर्निंग बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट को कौन कौन से एक्ट्स गवर्न करते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल इनैक्टमेंट्स हैं जो कि गवर्न करते हैं। आ जाओ देख लेते हैं, छोटा सा ही आंसर है इसका। प्रिंसिपल इनैक्टमेंट गवर्निंग बैंक ऑडिट, इसमें ऊपर कुछ लाइंस लिखी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, हम सीधा जंप करेंगे एक्ट्स पे, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। There is an elaborate legal framework governing the functioning of banks in India. The principal enactments which govern the functioning of various types of banks are बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सबसे पहले आता है हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट। बैंक ऑडिट को कौन सा एक्ट लगेगा, सबसे पहला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है जी। उसके बाद आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, SBI एक्ट भी लगता है हमारे ऊपर। SBI का एक और आएगा यहाँ पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक्स एक्ट। 4 साल बाद आया था इसके, 1955 में ही आया, 1959 में ये आया। तो हमारे 3 बैंक हो गए। सबसे पहले तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, एक SBI का एक्ट लगेगा और SBI का सब्सिडरी बैंक्स एक्ट भी लग जाएगा, ठीक है। 3 बैंक हमें ठीक से याद हो गए हैं। फिर 2 हमारे बैंकिंग कंपनीज़ एक्ट आते हैं। बैंकिंग कंपनीज़ एक्ट, बैंकिंग कंपनीज़ एक्ट, एक 1970 वाला है, एक 1980 वाला है। बीच में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग्स। बैंकिंग कंपनीज कौन से वाली, कौन सा एक्ट लगेगा, एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 और 1980, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों लगेंगे। सबसे पहला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, फिर 2 SBI आ गए, फिर 2 बैंकिंग कंपनीज़ के आ गए, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं हमारे CA फाइनल वाले वो देख लेते हैं। तो आता है कंपनीज़ एक्ट, आपने पढ़ा होगा ऑब्वियसली। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 आपने पढ़ा हुआ है, PMLA आपके लॉ में है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, इसको हम सारफेजी भी कहते हैं। ओल्ड कोर्स वाले से रिलेट कर पा रहे होंगे, शायद न्यू कोर्स में ये नहीं है। तो सारफेजी आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो ये कुछ हमारे कौन से हो गए, ये हो गए हमारे CA फाइनल वाले। तो हमने कितने पढ़ लिए बेसिकली, पहला हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ा, वो तो लगना ही था। फिर हमने 2 पढ़े SBI के एक्ट, एक SBI नॉर्मल वाला, एक SBI सब्सिडरी बैंक वाला। फिर हमने पढ़े 2 बैंकिंग कंपनीज एक्ट, दोनों कौन से थे, एक 1970 वाला, एक 1980 वाला, एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग वाला। फिर हमने 3 एक्ट पढ़े CA फाइनल वाले, कंपनीज एक्ट, PMLA और सारफेजी। 3 एक्ट हमने पढ़ लिए। तो हमने कितने कर लिए, हमने कर लिए 1 2 3 2 5 और 3 8 पढ़ लिए 12 में से। आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा एक RRB एक्ट, रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट, गांव वाला, मतलब रूरल बैंक्स एक्ट होता है एक, ये हमारा लग गया। और रूरल बैंक्स में IT नहीं होता, इतना अच्छा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और रूरल बैंक्स के जो क्रेडिट सिस्टम्स होते हैं वो भी थोड़े से ख़राब होते हैं, तो हमें क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। और उनके क्रेडिट ख़राब होते हैं तो उनकी पेमेंट्स और सेटलमेंट्स भी ख़राब होती है, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रिवाइज करते हैं 12 के 12 नाम। सबसे पहला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 2 SBI, 2 बैंकिंग कंपनीज़, 3 CA फाइनल वाले कंपनीज़, PMLA सारफेजी। चौथा RRB रीजनल रूरल बैंक्स में IT अच्छा नहीं होता, IT अच्छा नहीं होता तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन अच्छा नहीं होगा, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन अच्छा नहीं होगा तो पेमेंट एंड सेटलमेंट भी अच्छा नहीं होगा। इस हिसाब से आपको 12 के 12 शायद याद हो गए हों। आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है बिसाइड्स द अबव इनैक्टमेंट द प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934
ऑल्सो अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ बैंक। ये कहते हैं कि ये सारे जो आपने ऊपर पढ़े ये तो पढ़ते ही, ये तो है ही हैं, इसके अलावा आपका आरबीआई एक्ट भी लगता है, जो कि हमें पता ही है, आरबीआई एक्ट तो बैंक ऑडिट में लगता ही है, जो कि क्या करता है, ऑल्सो अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स। द एक्ट गिव्स वाइड पावर्स टू द आरबीआई टू गिव डायरेक्शंस टू बैंक विच ऑल्सो हैव कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स। जो एक्ट है वो काफ़ी सारे पावर्स दे देता है आरबीआई को, जिससे कि आरबीआई हमारे बैंक्स की फंक्शनिंग के ऊपर काफ़ी कंसिडरेबल इफ़ेक्ट डाल देता है। नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया, डन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सी फाइनल में आई विश आ जाए, आता है तो आप लोगों को 12 के 12 एक्ट याद है, ऊपर की फालतू की लाइनें याद है, नीचे ये लिखा है कि आरबीआई भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है। तो इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखनी हो देखो ये वाली वीडियो, नहीं देखनी तो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, होने वाली है। मैं एनपीए वाला ये क्वेश्चन भी हम करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं इसको, ताकि एक अनइम्पॉर्टेंट और एक नॉन इम्पॉर्टेंट और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ ना हो जाए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं करा तो लाइक कर लो वीडियो को। थैंक यू सो मच।